हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोग को पता था कि हम लोग 5 नंबर की जो क्लासेस थी हमारी इंग्लिश की, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो तीनों क्वेश्चन देख लिया होगा, जहाँ से आपको 5 मार्क्स तो क्लियर हो गया। बाकी 2 आप मैचिंग कर लोगे तो आपको वो 3 5 नंबरी आराम से हो जाएगा। अब आते हैं आज से 2 मार्क्स क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस जो आज से हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का, जो कि पहले पोएम कर लेंगे, फिर हम प्रोज का कर लेंगे। और ये नंबरिंग मत देखना कि चैप्टर वाइज है, मैं जैसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर, आप उसको अच्छे से याद कर लो, मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आज से हम लोग 2 मार्क्स, जो आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा उसमें से आपको 5 बनाना है, 10 में से आपको 5 2 मार्क्स बनाना है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, व्हाई डज द पोएट जॉन डन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। क्वेश्चन क्या है आपका पहला, व्हाई डज द पोएट जॉन डन, जो जॉन डन है, जो कि आपको पता है किस कविता के हैं, स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपकी पहली कविता है इंग्लिश की, है ना। उसमें क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट जॉन डन, जो जॉन डन पोएट है, वांट्स टू गो अवे, वो दूर जाना चाहते हैं, फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से। जॉन डन अपनी पत्नी से दूर जाना क्यों चाहते हैं। द पोएट जॉन डन, जो कवि हैं जॉन, देखो सब चीज यहीं से कॉपी किए, लिखने का सही देखो, द पोएट जॉन डन सेम लिखे, वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड सेम उतार दिए, है ना। उसके बाद नॉट, इसलिए नहीं, बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर, कि वह अपनी पत्नी से थक गए। बच्चे, टायर्ड का मतलब होता है थकना, वह इसलिए दूर नहीं जा रहे हैं कि वह अपनी पत्नी से थक गए, टायर्ड हो गए, बट बिकॉज ही हैज़ टू गो टू कंटेंशियल ट्रिप, वह एक ट्रिप पे जा रहे हैं, वो अपनी एक यात्रा पे जा रहे हैं, है ना। एक यात्रा पे इसलिए जा रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के बिना अपने आप को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, इस बात को देखने के लिए वो जा रहे हैं, ना कि वो अपनी पत्नी से थक गए। सो द पोएट जॉन डन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, वो अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं, नॉट, इसलिए नहीं, बिकॉज, क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ हर, वो अपनी पत्नी से थक गए हैं, बट, क्योंकि, बिकॉज ही हैज़ टू गो, वो जाना चाहते हैं टू कंटेंशियल ट्रिप, एक ऐसी यात्रा पर जाना चाहते हैं जहां पर वो अपने आप को अकेला अपनी पत्नी के बिना रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, इस बात को देखने के लिए वो उनसे थोड़े समय के लिए दूर जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि उनसे थक गई हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देख लेंगे बढ़िया से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ। ठीक है बच्चे, आते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, है ना। जो जॉन डन की पत्नी है, जो बिलव्ड है, वो स्पीकर के लाइफ को कैसे बर्बाद कर रही है ना। क्वेश्चन क्या आपका, जो स्पीकर की पत्नी है, जो लेखक की, जो कवि की पत्नी है, वो कवि के लिए लाइफ को, कवि के जीवन को कैसे वेस्ट कर रही है, कैसे बर्बाद कर रही है। देखो क्या होगा इसका आंसर, द बिलव्ड, जो प्रेमिका है, वेस्टेड, बर्बाद कर रही है, द स्पीकर्स लाइफ, लेखक के जीवन को, मतलब कवि के जीवन को, वेन, जब, द बिलव्ड वीप्स, जब उनकी पत्नी रोती है, जब उनकी प्रेमिका रोती है, अनकाइंडली काइंड, तितर बितर होके, मतलब बहुत बेकार तरीके से रोती है, तो कवि को ऐसा लगता है कि उनका जीवन क्या हो गया है, बर्बाद हो गया है। बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो यहाँ से मैंने सेम उतार दिया, द बिलव्ड, वास्ट सेकेंड फॉर्म कर दिया, वास्टेड, द स्पीकर्स लाइफ, वेन, जब, द बिलव्ड वीप्स अनकाइंडली काइंड, जब उनकी पत्नी बेकार तरीके से रोती है, तो कवि को ऐसा लगता है कि उनका जीवन क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जल्दी से देख के जाइए, इसी में से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आप इसको बढ़िया से लिख के जाइए, समझ के जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ, उसको याद कर लीजिए। एक लाइन का आंसर है, द बिलव्ड वेस्टेड द स्पीकर्स लाइफ व्हेन द बिलव्ड वीप्स अनकाइंडली काइंड, जब उनकी पत्नी बेकार तरीके से रोती है, तो कभी को ऐसा लगता है कि उनका जीवन क्या हो गया बच्चे, बर्बाद हो गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं लिखता हूँ आपका थर्ड क्वेश्चन। आते बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको रिवीजन कर लीजिए बार बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका यहीं से क्वेश्चन आने जा रहा है। आप इसको छोड़िए मत, आपको 5 को पेपर है, साइंस कॉमर्स वाले को 5 को पेपर इंग्लिश का, तब तक मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, आर्ट्स वाले का भी 2 या 3 को है, तो आपके पास अभी समय है इसके लिए, ठीक है। आप इसको बढ़िया से फोकस करिए, इसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है थर्ड, हाउ अकॉर्डिंग टू WH एडन, WH जैसे WH एडन आया तो आपको याद आ गया कौन सा चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये आपके पोएम का है, जिसके कवि का क्या नाम है, WH एडन। सो हाउ अकॉर्डिंग टू WH एडन डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, WH एडन के अनुसार हम अपने
जिंदगी की जो लास्ट जर्नी है, जो अंतिम यात्रा, जहाँ तक हम अपने कब्र तक पहुँचते हैं बच्चे, ग्रैब को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्र। जब हम अपनी अंतिम यात्रा के दौरान कब्र तक पहुँचते हैं तो ये जर्नी हम कैसे कंप्लीट करते हैं, मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक की जो यात्रा होती है उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, ये पूछ रहे हैं डब्ल्यू एच अडन के अनुसार। जो कवि हैं डब्ल्यू एच अडन, उनके अनुसार हम अपनी इस यात्रा को कैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा गया, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच अडन के अनुसार, व्हेन अ मैन इज डेड, जब एक इंसान मरता है, द 100 ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी। तो उसमें देखा गया, इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं बच्चे, कि जब भी कभी बाहर निकलते हैं रोड पे तो वो क्या देखते हैं कि ऐसे ही कुछ लोग रास्ते में मरे हैं और बहुत सारे लाशें ऐसी है, द 100 ऑफ मैन, सैकड़ों लाशें ऐसी हैं जिसको कैरी द डेड बॉडी इन वुडन कॉफिन। आप जानते हैं ना, जो लकड़ी का बना ताबूत होता है जिसमें रखा जाता है ना, जैसे कि देखते हैं ना मूवी सब में, जो लकड़ी का बना होता है उसमें लाश को रखा जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि जब मैं भी रोड पे निकलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रास्ते में ऐसे ही मरे, डेड बॉडी ऐसी है, और कुछ डेड बॉडी को जो लोग हैं वो उसी वुडन कॉफिन में ले जा रहे हैं, कहाँ पर, उसके कब्र तक। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, नहीं ले जाते हैं उसको जलाने के लिए, है ना। तो जिस प्रकार हम लोग अपने एक अपना जो डेड बॉडी है उसको अपने मतलब कंधे का सहारा देते हैं, उनको ले जाते हैं उनके कब्र तक। तो कभी चूंकि वहाँ पर डब्ल्यू एच अडन है तो वो अपने देश में क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं रोड पे निकलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे लाशें जो हैं वो रोड पे ऐसे बिखरी हुई हैं, और कुछ लाशें, सैकड़ों लाशें ऐसी है जो वुडन कॉफिन में ले जाया जा रहा है, कहाँ तक, उनके कब्र तक, ग्रेव तक। सो इस प्रकार हम क्या करते हैं, दैट्स वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी इनटू द ग्रेव। इस प्रकार हम अपने अंतिम यात्रा को पूरा करते हैं। तो कभी कहते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच अडन के अनुसार, व्हेन अ मैन इज डेड, जब इंसान की मृत्यु होती है, द 100 ऑफ मैन, सैकड़ों इंसान, कैरी, उसको ले जाया जाता है, द डेड बॉडी को, उसकी मृत्यु, जिसका जो डेड बॉडी उसको ले जाया जाता है, इन वुडन कॉफिन, लकड़ी के बने ताबूत में, कहाँ तक, टू द ग्रेव, उनके कब्र तक ले जाया जाता है। दैट्स, इस तरीके से वी कंप्लीट, हम पूरा करते हैं आवर लास्ट जर्नी, अपने अंतिम यात्रा को, कहाँ तक, टू द ग्रेव, अपने कब्र तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे बढ़िया से। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसको नोट डाउन करें, अच्छे से नोट डाउन करें बच्चे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 वीक है और मैं आपको 1 वीक में इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और वही आएगा ही। आप इसको बढ़िया से उतार लीजिए, इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए। तब तक मैं आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखता हूँ। चलिए बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन है, एजेंट ऑफ डेथ, जो मृत्यु के एजेंट्स है, जो मृत्यु के दलाल हैं, उसको क्या बोला गया, आर द विस्परिंग नेबर्स। वही हमारे विस्परिंग नेबर्स बच्चे। इसका हिंदी होता है यमदूत, है ना। जो यमदूत कौन है ना, जो हमारे मृत्यु दूत हैं, मृत्यु दूत कौन है, तो एजेंट्स ऑफ डेथ, जो हमारे मृत्यु के दलाल हैं, आर द विस्परिंग नेबर्स, वही यमदूत है, हु केम, जो आते हैं, व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज डेड, जब इंसान क्या होता है, मर जाता है, तो उस समय जो हमारे मृत्यु का दलाल बनकर आता है बच्चे, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्परिंग नेबर्स। एजेंट्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स हु केम व्हेन ह्यूमन बॉडी इज डेड, जब आता है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज किट्स, जैसे ही जॉन किट्स आ गया, हम कहाँ आ गए, हम आ गए ऑटो अटमन वाले पोएम में, चैप्टर नंबर 4 में। हाउ डज किट्स पर्सनिफाई अटमन इन द पोएम। इस कविता में जॉन किट्स ने ऑटमन को कैसे पर्सनिफाई किया है, ऑटमन को किस प्रकार से व्यक्त किया गया है, क्या ऑटमन को माना गया इस कविता में। जॉन किट्स पर्सनिफाइज, देखो यहीं से चोरी किए, जॉन किट्स सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जॉन किट्स पर्सनिफाइज अटमन इन द पोएम, इस कविता में, एज द ओमेन, एक औरत के रूप में, है ना। इस कविता में ऑटमन को एक औरत माना गया है कवि के द्वारा। एंड इट इज बोजम फ्रेंड, ये जो ऑटमन है ना, ये बहुत गहरा दोस्त है, बोजम फ्रेंड है किसका, ऑफ द मैचुरिंग सन, उस सूरज का, उस परिपक्व सूरज का बहुत ही गहरा दोस्त है कौन, ऑटमन। ये दोनों प्लान बनाते हैं इस कविता में कि इस बार ना जितने भी फलेदार पौधे हैं, चाहे वो सेब हो, सेब को इतना फल, इस बार पेड़ पे इतना फल डाल देना है कि पेड़ जो है वो क्या हो जाए, झुक जाए। मतलब ये दोनों प्लान बनाते हैं कौन कौन, इसलिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कौन बच्चे, जो आपका ऑटमन है और जो मैचुरिंग सन है, जो परिपक्व सूरज है, ये दोनों आपस में बोजम फ्रेंड है, काफी गहरे दोस्त है। सो किट्स पर्सनिफाइज ऑटमन इन द पोएम एज द ओमेन, एक औरत के रूप में माना गया है। एंड इट इज बोजम फ्रेंड,
यह एक बहुत ही गहरे दोस्त है ऑफ द मैचरिंग सन, उस परिपक्व सूरज का। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप आराम से इसको नोट डाउन करें, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और आपको आराम से याद भी हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है व्हाट हैपेंस इन अटमन। अटमन में क्या होता है? ठीक है बच्चे, अटमन में क्या होता है? इन द अटमन, अटमन में, इन द अटमन सीजन, अटमन ऋतु में, पतझड़ ऋतु में, द डे लाइट ग्रोज शॉर्टर, जो दिन का बच्चे जो दिन का समय होता है वो शॉर्ट मतलब छोटा होता जाता है ना। मतलब ये इंग्लैंड की बात हो रही है बच्चों, क्योंकि ये इंग्लैंड के कवि है तो इंग्लैंड के बारे में बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में अटमन सीजन में क्या होता है। तो इंग्लैंड में अटमन सीजन में द डे लाइट ग्रोज शॉर्टर, जो दिन का समय होता है वो छोटा होता जाता है। एंड इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, या फसलों का समय होता है। मतलब यहाँ पर लोग फसल करते हैं, इस टाइम में फसल हार्वेस्टिंग, फसल काटने का समय होता है। यहाँ पर लोग फसल को काटते हैं, है ना। इस टाइम में द टेम्परेचर स्टार्ट्स बिकमिंग कूलर ड्यूरिंग अटमन। इंग्लैंड में अटमन ऋतु के समय में जो टेम्परेचर होता है वो स्टार्ट्स बिकम कूलर, मतलब वो ठंडा होता जाता है इस अटमन ऋतु में। मतलब बहुत छोटा प्रश्न है, व्हाट हैपेंस इन अटमन। इंग्लैंड में अटमन के समय में क्या होता है? तो इन द अटमन सीजन द डे लाइट ग्रोज शॉर्टर, इन द अटमन सीजन द डे लाइट ग्रोज शॉर्टर, दिन का समय छोटा होता जाता है। इट इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, यह फसल काटने का समय होता है इंग्लैंड में। एंड द टेम्परेचर स्टार्ट्स बिकमिंग कूलर, और जो तापमान है, जो ताप है वो बिकमिंग कूलर, वो ठंडा होता जाता है ड्यूरिंग अटमन, अटमन ऋतु के दौरान। अगला है आपका हाउ आर अटमन एंड समर रिलेटेड टू द स्प्रिंग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मेहनत किए। आप लोग यदि वीडियो पसंद आ रहा बच्चे तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, कि अभी रात बज रही है 11 बच्चों का, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, और आपके प्यार के बदौलत ही ये चैनल आगे बढ़ेगा बच्चे। आपको इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको एग्जाम टाइम में अच्छे से ये उनको मिल पाए, ताकि वो भी अपने जो प्रिपरेशन उसको और स्ट्रॉन्ग कर पाए। और पूरी अभी आपके पास एक सप्ताह का टाइम है बच्चे, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर चीज दे दूंगा ताकि आपको वहां पर सहूलियत मिले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, हाउ आर अटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। जो अटमन और समर है वो किस प्रकार से स्प्रिंग से, वसंत ऋतु से रिलेटेड है, संबंधित है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अटमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग ओल्ड एज एंड यंग एज। सीधा प्रश्न है कि जो अटमन और समर है बच्चे ये संबंध रखते हैं किससे? स्प्रिंग से। किस प्रकार? ओल्ड एज एंड यंग एज के रूप में। इन अटमन, अटमन में द टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापमान घटता है। एंड इन समर, और समर में गर्मी में द टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापमान बढ़ता है। सिंपल प्रश्न है, अटमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग ओल्ड एज एंड यंग एज। अटमन और समर जो है इस स्प्रिंग के साथ ओल्ड एज और यंग एज के रूप में संबंध रखता है। इन अटमन, अटमन में द टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापमान घटता है। एंड इन समर, गर्मी में द टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापमान क्या होता है बच्चे? बढ़ता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और इसको याद करिए, एक दो बार लिखिएगा बच्चे, मैं समझा दिया हूँ, आप इसको अच्छे से याद भी कर लोगे तो आप एग्जाम में आराम से 5 क्वेश्चन लिख के चले आओगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चे, आते हम लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चे, व्हाट इज द पोएट्स इंप्रेशन ऑफ द लेडी इन एन एपिटफ। जैसे हम लोग आ गए अगला चैप्टर एन एपिटफ, मतलब वाल्टर डी ला मेर में आ गया बच्चे। इसमें एक बहुत ही सुंदर लेडी के बारे में बात की गई जो कि वेस्ट कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट्स इंप्रेशन। कवि का क्या इंप्रेशन, मतलब कवि क्या बताना चाहता है ऑफ द लेडी एन इन एपिटफ। इस एन एपिटफ कविता में उस लेडी के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं? द पोएट्स इंप्रेशन, जो कवि का इंप्रेशन, जो कवि का हाव भाव है ऑफ द लेडी, उस लेडी को लेके इन एन एपिटफ, वो कवि क्या कहते हैं? दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो जो लेडी है वो सबसे सुंदर लेडी है इन द वेस्ट कंट्री। उस पूरे वेस्ट कंट्री में, जो पश्चिमी देश है बच्चे, उस पश्चिमी देश में उससे सुंदर कोई है ही नहीं। सो द पोएट्स इंप्रेशन ऑफ द लेडी इन एन एपिटफ दैट शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो जो लेडी है वो बहुत ही सुंदर लेडी है इन द वेस्ट कंट्री, पूरे वेस्ट कंट्री की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम, इस कविता में, एन एपिटफ, व्हाट विल हैपेंस, क्या होगा, व्हेन द पोएट डाइड, जब कवि मरेगा, जब कवि की मृत्यु हो जाएगी तो कवि क्या कहते हैं, मेरे मरने के बाद क्या होगा। इन द पोएम एन एपिटफ, इस कविता, देखो सब मैंने ये स्टोरी किया, इन द पोएम एन एपिटफ, इस कविता में, व्हेन द पोएट डाइज, जब कवि मरेगा, जब कवि की मृत्यु हो जाएगी,
नो विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस वेस्ट कंट्री में उस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद नहीं रखेगा। कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा, व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊंगा, नो विल रिमेंबर, नो बडी विल रिमेंबर द ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इसका मतलब बच्चे क्या है कि उस लेडी को अपनी सुंदरता पर घमंड था। और आप जानते हैं कि जब आपकी मृत्यु होती है तो लोग आपके रूप से नहीं, आपके गुण से आपको याद रखते हैं। यदि आप अच्छा गुण देकर जाएंगे समाज को तो आपको हमेशा के लिए याद रखेगा। सिर्फ यदि आपको अपने रूप पर घमंड था, जैसे कि इस लेडी को था, तो कवि कहते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसको याद कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद इसको कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए कवि को चिंता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो शायद इस ब्यूटीफुल लेडी को कोई याद नहीं रखेगा। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। ठीक है बच्चे, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या अब जैसे हम द सोल्जर में आ गए, मतलब हम लोग रूपर्ट ब्रूक आ गए। रूपर्ट ब्रूक इनके कवि का नाम है। द सोल्जर एक सोनेट है। मैं आपका ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। फिलहाल आप 2 मार्क्स क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाओ। जो भी मैं आपको बच्चे गेसिंग दे रहा हूँ इसको बढ़िया से करके जाइए बच्चे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीन शॉट लीजिए। आप इसको बार बार पढ़िए, मैं आपको समझा दिया, आप इसको बार बार पढ़िए बच्चे। निश्चित है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसमें से आएगा। इज द स्पीकर इन द सोल्जर, इस कविता सोल्जर कविता में जो स्पीकर हैं, जो लेखक है, जो रूपर्ट ब्रूक हैं, अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या वो मृत्यु से डरते हैं? तो क्या लिखेंगे? नो, द स्पीकर इन द सोल्जर, इस द सोल्जर के जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। बट लेकिन हाँ, ही विशेज, उनकी तो इच्छा है, टू डाई, कि मैं मरूं, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। बच्चे जो एक सच्चा देशभक्त होता है, जो पैट्रियोट होता है, उनकी हमेशा इच्छा होती है कि मैं अपने देश के लिए जान दे दूं, शहीद कहलाऊं। तो कैसे डरेंगे ये मृत्यु से? मतलब जो द सोल्जर के जो कवि हैं, जो रूपर्ट ब्रूक हैं, वो डेथ से नहीं डरते हैं, बल्कि उनकी इच्छा है, विशेष उनकी इच्छा है, टू डाई, कि मैं मरूं, फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ एटल ही डाइज इन द बैटल। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि यदि कवि की मृत्यु किसी युद्ध में हो जाती है, किसी बैटल में, किसी युद्ध में हो जाए, इसका हिंदी होता है युद्ध, किसी युद्ध में हो जाती है, हाउ वुड द सोल्जर, जो एक सोल्जर है, जो एक सैनिक है, जो एक सिपाही है, हाउ वुड द सोल्जर लाइक टू रिमेंबर्ड, तो जो सोल्जर है बच्चे, जो सैनिक है, जो सिपाही है, वो अपने आप को कैसे याद रखवाना चाहता है। मान लो कोई सैनिक है, किसी युद्ध में मर गया, तो उनकी इच्छा क्या है कि हमको लोग कैसे याद रखें, किस प्रकार से याद रखें। तो इसका आंसर है इफ एटल। सब यही चीज़, सब देखो, सब नोट डाउन करें, एक स्मार्टली लिख के आओ, सब कॉपी देखो, जैसे ऊपर क्वेश्चन है वही नोट डाउन नीचे किया। इफ एटल ही डाइज इन द बैटल, यदि कभी किसी सोल्जर की मृत्यु किसी युद्ध में हो जाती है, द सोल्जर वुड लाइक टू रिमेंबर, देखो यहाँ तक सेम लिखा, रिमेंबर्ड, तो जो सोल्जर है, जो सैनिक है, वो चाहता है कि हमें लोग याद रखें एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर, उस ना भूलने वाले सैनिक की तरह, उस ना भूलने वाले, अनफॉरगेटेबल तो अच्छा, ना भूलने वाला, उस ना भूलने वाले सैनिक की तरह, हु नेवर फियर्ड डेथ, जो कभी मृत्यु से डरा ही नहीं। भाई एक सच्चा सैनिक कौन है? जो मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि उसको कभी भी लड़ने के लिए भेजा सकता है। तो जो अगर वो मृत्यु से डर गया तो फिर सैनिक किस बात का हुआ? आज हम लोग निश्चिंत से क्यों सोते हैं बच्चे? क्योंकि जो हमारे देश के जो सैनिक वीर हैं, वो हमेशा अपना ड्यूटी देते हैं बच्चे, तो इसी कारण हम लोग सोते हैं। तो उनकी जो हिम्मत है, जो उनकी धैर्य है, जो उनकी मजबूती है बच्चे, जिसके कारण वो कभी मृत्यु से डरते नहीं। तो वही कहते हैं कवि यहाँ पर कि वो जो सैनिक है, जो रियल सैनिक है, जो सच्चा देशभक्त है, वह उस ना भूलने वाले सैनिक की तरह रखवाना चाहता है अपने आप को, जो मृत्यु से कभी डरा नहीं। हु नेवर फियर्ड, जो कभी नहीं डरा, किससे? डेथ से, मृत्यु से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। ठीक है बच्चे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज का बच्चे वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बच्चे, क्योंकि आज हम पूरे पोएम का 2 मार्क्स करेंगे। धैर्य के साथ देखिए बच्चे, क्योंकि यही 4-5 दिन की आपकी जो रिवीजन है, जिसमें हम थोड़ा सा आपका सहयोग करना बच्चे, आप ही को, मेहनत तो आप ही को करना बच्चे। उसमें मेरा एक सहयोग है कि मैं बच्चों के साथ एग्जाम दिन तक खड़ा रहा हूँ बच्चे। मैं आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको दूंगा बच्चे, आप बस धैर्य बना के उसको देखिए, उसको अच्छे से रिवीजन करिए। आप बस रिवीजन करना है,
इसमें मैं आपका एक साथ दे रहा हूँ, लेकिन रिवीजन बच्चे आप ही को करना है घर पे, है ना। आपके पास 1 वीक का टाइम है इंग्लिश के लिए, और ये आपका बूस्टअप है बच्चे, क्योंकि इंग्लिश जिसका बच्चे बढ़िया हो गया ना उसका मार्क्स और अच्छा बढ़ जाएगा बच्चे। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, क्योंकि हम 2 मार्क्स कर रहे हैं बच्चे, और आज मेरा टारगेट है कि मैं आपको पोएम का पूरा 2 मार्क्स करवा दूं, ताकि आपका पोएम से जितना क्वेश्चन आएगा 2 या 3 उस 10 में से वो आप बना लेंगे। बाकी मैं आपको फिर लिखवा दूंगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन लिखवा दूंगा, कुछ प्रोज का लिखवा दूंगा, मतलब मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। आप इतना करके जाएंगे ना, इतना निश्चिंत कहता हूँ कि आपका 5 क्वेश्चन इसी में से रहेगा, ठीक है। बस आप इसको बढ़िया से करके जाइए, ठीक है बच्चे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज मेकाविटी कॉल्ड अ क्रिमिनल? मेकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा जाता है? आगे हम लोग इस चैप्टर में मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके पोएट का क्या नाम है बच्चे? टी.एस. एलियट। वेरी गुड, उसको याद रखना। 5 नंबर का पोएम का मैचिंग और 5 नंबर के प्रोज का मैचिंग छूटना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से उसको याद कर लीजिए। मैं आपको यहाँ रिवीजन भी करवा दूंगा उसको एग्जाम से दिन पहले, बट मुझे उम्मीद है कि आपको वो कम से कम याद होगा। पोएम पोएट का नाम क्या क्या आपको याद होना चाहिए, ठीक है। व्हाई इज मेकाविटी कॉल्ड अ क्रिमिनल? मेकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? मेकाविटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल, मेकाविटी को क्रिमिनल इसलिए कहा गया बिकॉज, क्योंकि ही कमिट्स सेवरल क्राइम्स, वो बहुत सारे क्राइम को करता है, वही करता है, मेकाविटी ही करता है, सबको पता है कि मेकाविटी ही करता है। ही कमिट्स, वो करता है, सेवरल क्राइम, बहुत सारे क्राइम को, बट नो वन कैन कैच हिम, लेकिन कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता है। मेकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया? पता है कि गलती मेकाविटी ही किया होगा, कुछ भी किया होगा मेकाविटी ही किया होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि मेकाविटी को कोई पकड़ नहीं पाता है। मेकाविटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज ही कमिट सेवरल क्राइम, क्योंकि वो बहुत सारे क्राइम को करता है, बट नो वन कैन कैच हिम, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। बच्चा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फायर? आगे हम लोग फायरहाइम, अगला चैप्टर केकीएन दारू वाला फायरहाइम। बच्चे ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फायर फॉरगेटिंग इट्स डेड? जब भी आग अपने डेड को जलाना भूल जाती है, जब आग अपने डेड बॉडी को जलाना भूल जाती है, इसका मतलब क्या है? द फायर फॉरगेटिंग इट्स डेड, कभी कभी क्या होती है, जो आग है वो अपने डेड बॉडी को जलाना भूल जाती है, बिकॉज इट समटाइम्स, कभी कभी लिव्स देम हाफ बर्न्ट। आप देखते हैं कभी कभी आग क्या करती है, किसी इंसान को आधा जला के छोड़ देती है। तो कभी, चूंकि पारसी धर्म से, आपको चैप्टर में पढ़े होंगे, जो केकीएन दारू वाला है बच्चे, वो पारसी धर्म से, और पारसी धर्म में आग की पूजा होती है। तो कभी कोई ये बात बहुत खराब लगता है कि आग ने आखिर आधा जला के क्यों छोड़ दिया? यदि उसको जलाना है तो पूरा जला दो, आधा तुमने क्यों जलाया? तो कभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आग अपने डेड बॉडी को आधा, हाफ बर्न्ट, मतलब क्या, आधा जला के छोड़ देती है। और जब भी आग ऐसा करती है, इसका मतलब है दिस इज कंसीडर्ड, ऐसा माना जाएगा टू बी द इमोरल बिहेवियर की ऑफ द फायर, यह आग का अनैतिक व्यवहार है, आग को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आग को जलाना है तो पूरे बॉडी को जलाए, आधा जला के ना छोड़े। यदि कभी भी आग किसी को आधा जला के छोड़ती है तो कवि के नज़रों में यह आग का अनैतिक व्यवहार है, का आग को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज द इमोरल बिहेवियर ऑफ फायर, यह आग का एक अनैतिक व्यवहार है कवि केकीएन दारू वाला के नज़र में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन करें। फिर नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे। चले बच्चे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, व्हाट डिड द फायरहाइम से टू द स्पीकर? हम लोग आगे फायरहाइम, जो कि अभी किया है मैंने क्वेश्चन, व्हाट डिड द फायरहाइम से टू द स्पीकर? जो आग की लपट है, जब आग जलती है बच्चे, उसकी जो लपट होती है, जो आग की लपट है, उसने स्पीकर से, मतलब किससे, केकीएन दारू वाला से क्या कहा, ठीक है। द फायरहाइम, जो आग की लपट है, सेड टू द स्पीकर, कवि से कहा, दैट ही हैड फॉरगिवन, तुम्हें क्षमा किया जाता है। आग की लपट ने कवि से कहा कि तुम्हें क्षमा किया जाता है, फॉर द सीन ऑफ कमिटेड, जो तुमने अपराध किया है। अब कवि ने, पता है आपको अपराध किया क्या था? आप जानते हैं कि पारसी धर्म में आग की पूजा होती है, मैंने आपको बताया अभी कि पारसी धर्म में आग की पूजा होती है। तो पारसी धर्म में जो भी लोग मरते हैं बच्चे, उसको क्या किया जाता है? टावर ऑफ साइलेंस, उसके एक धर्म में है, धर्म मतलब पारसी धर्म में जो भी लोग मरते हैं बच्चे, उसको टावर ऑफ साइलेंस के पास जाके रख दिया जाता है। फिर उसको जो भी चिल उल अपना आके उसको खा ले, जो भी करे बच्चे, लेकिन वहाँ पर उसको आग के हवाले नहीं किया जाता है। पारसी धर्म में डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लोग आग की पूजा करते हैं। लेकिन कवि ने एक अपराध क्या कर दिया था कि अपने पहले बच्चे को, जब उनकी पहले बच्चे की डेथ हो गई थी बच्चे, तो उसने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया, जो कि उनके धर्म में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो आग की लपट ने क्या कहा कि तुम्हें क्षमा किया जाता है। अब कवि जो है बच्चे, वो
टावर ऑफ साइलेंस के पास नहीं जा सकते थे। बताओ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था बच्चे, वो हजारों मील दूर था, बहुत दूर था, कवि वहाँ जा नहीं सकता था। इसीलिए कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था, जो नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था बच्चे, वो हजारों मील दूर था। इसीलिए जो आग की लपट है, उसने कवि से क्या कहा कि तुम्हें क्षमा किया जाता है। क्यों? वेन, जब द पोएट कंसाइंड, कवि ने हवाले कर दिया, हिज फर्स्ट बेबी, अपने पहले बच्चे को, इनटू द फ्लेम, आग के हवाले कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जो आग की लपट है, उसने कवि से क्या कहा कि तुम्हें क्षमा किया जाता है। द फायर हाइम सेड टू द स्पीकर दैट ही हैड फॉरगिवन हिम, तुम्हें क्षमा किया जाता है फॉर द सीन ऑफ कमिटेड, जो तुमने अपराध किया, जो पाप किया है। पाप किया गया था वेन, जब द पोएट कंसाइंड हिज फर्स्ट बेबी, जब कवि ने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। फिर भी आग की लपट ने क्या कहा कवि से कि तुम्हें क्षमा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू? द बर्निंग घाट जो है, जहाँ जलता हुआ, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है बच्चे, उस बर्निंग घाट का मतलब क्या होता है? द बर्निंग घाट रेफर टू मतलब क्या? बर्निंग घाट का मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या है? द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस, एक ऐसे जगह को, व्हेन डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड ऑन फायर, जहां पर जो आदमी मर जाते हैं, जो डेड बॉडी है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। तो उस प्लेस को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बर्निंग घाट कहते हैं। द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस, बर्निंग घाट उस प्लेस को रेफर करता है, उस प्लेस को बताता है, उस जगह को बताता है, व्हेन डेड बॉडी, जहां पर जो डेड बॉडी है, आर क्रीमेटेड, उसको मतलब क्रीमेट कर देता है, जला दिया जाता है, ऑन फायर, उसको रख दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है बच्चे। तो उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? बर्निंग घाट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। चले बच्चे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायरहाइम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट? मतलब जो फायरहाइम के स्पीकर हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने मॉर्निंग में, सुबह में, उस बर्निंग घाट पर क्या देखा? जब वो सुबह में गए थे अपने पापा के साथ, तो उन्होंने बर्निंग घाट पर क्या देखा? द स्पीकर इन द पोएम फायरहाइम, जो फायरहाइम कविता में जो स्पीकर हैं, सीज, देखा, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एट द घाट, घाट पर, दैट हाफ बर्न्ट डेड बॉडी, कि बहुत सारे ऐसे डेड बॉडी थे बच्चे जो आधे जल रहे थे। कवि को गुस्सा आया, आप इस कविता में पढ़ेंगे, गुस्सा में उन्होंने इतना जोर से अपना मुट्ठी बंद किया ना कि उनके हाथ में दर्द हो गया, क्योंकि छोटा सा हाथ था। लेकिन उनको वो चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आया कि आग ऐसा पाप कैसे कर सकता है, किसी बड़ी को आधा कैसे जला सकता है, जिस आग की पारसी लोग पूजा करते हैं, है ना। तो कवि को देखकर गुस्सा आया, और जब वो मॉर्निंग में गए थे उस घाट पर अपने पापा के साथ, उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे डेड बॉडी हैं जो हाफ बर्न्ड थे, जो आधे जले थे, जिसे देखकर कवि को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल? आगे हम लोग स्नेक चैप्टर में, जिनके कवि का क्या नाम है? D.H. लॉरेंस। क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ डिड द स्नेक कम आउट ऑफ द होल? मतलब जो सांप है, जो स्नेक है बच्चे, वो क्यों आया था बाहर और कैसे आया था, है ना। उस होल से बाहर क्यों आया था और कैसे आया था? द स्नेक केम आउट, जो सांप है वो आया था बाहर, केम आउट द होल, उस होल से आया था, फॉर सर्चिंग वाटर, पानी की तलाश में, बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, काफ़ी गर्मी का समय था, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऑन अ हॉट डे, काफ़ी गर्मी का दिन था, और उस गर्मी के दिन में सांप को प्यास लगा था। तो वो जो सांप है, जो स्नेक है, वो सर्चिंग वाटर, पानी की तलाश में आया था बाहर, उस होल से बाहर आया था, बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वो काफ़ी प्यासा था। इट कम्स आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द अर्थ, वो जो बाहर आया था किससे? जो धरती में क्रैक होता है ना, अब देखते हैं ना, जो हम लोग धरती में जो क्रैक होता है, जब धरती फट जाती है, जो सांप का बिल होता है ना, बोलते हैं ना स्नेक का बिल है, तो उसी अर्थ के क्रैक से वो बाहर आया था वो सांप। और क्यों आया था? क्योंकि वो बहुत प्यासा था, गर्मी का समय था, इसलिए वो सर्चिंग वाटर, मतलब क्या, पानी की तलाश में आया था। द स्नेक कैम आउट द होल फॉर सर्चिंग वाटर बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, इट कम्स आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द अर्थ, ये कहाँ से आया था? जहाँ पर अर्थ का क्रैक होता है, उससे वो बाहर निकल के आया था पानी पीने के लिए, क्योंकि सांप बहुत ही क्या था? प्यासा था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। ठीक है बच्चे, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, व्हाट द स्नेक कॉन्शियस ऑफ द पोएट्स प्रेजेंस? जो सांप है
वो कवि के प्रेजेंस से, क्योंकि आपको पता है इस कविता में क्या है कि जब सांप कवि के वाटर ट्रफ पर, जब उसके पानी टंकी के पास पानी पीने आता बच्चा, तो कवि वहाँ भी है, कवि वहाँ खड़ा है, देख रहा है, क्योंकि कवि भी वहाँ पर पानी पीने ही गया था, लेकिन कवि क्या देखा कि मेरे से पहले वहाँ सांप आया है, इसलिए कवि वहाँ पर खड़े होकर सांप को देख रहा था, वो पानी पी रहा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या जो स्नेक है, जो सांप है, वो कवि के प्रेजेंस से, जो कवि वहाँ पर, क्योंकि सांप पानी पी रहा है और कवि वहाँ पर खड़े हैं, तो क्या उस चीज़ को देखकर सांप डर गया? क्या वो सांप के अंदर बेचैनी है, कॉन्शियस है? कवि के प्रेजेंस से, जो कवि वहाँ पर मौजूद है, क्या कवि के प्रेजेंस से सांप को कोई तकलीफ है? क्या उसको कोई डर डर टाइप का लग रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे, नो द स्नेक वाज नॉट कॉन्शियस। जो सांप है वो बिल्कुल बेचैन नहीं है, बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, ऑफ द पोएट्स प्रेजेंस, कवि की उपस्थिति से, बिकॉज, क्योंकि इट लुक्ड अराउंड, वो चारों ओर देख रहा है, जब पानी पी रहा है तो चारों ओर भी देख रहा है अपनी ओर, बट नॉट एट द पोएट, वो कवि को नहीं देख रहा है, क्योंकि कवि तो वहाँ बहुत देर से खड़े हैं, तो सांप को लग गया कि ये मुझे मारने वाला इंसान तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो पानी पीने दे रहा है ना। तो इसलिए जब वो पानी पी के अपना सर उठाता है और चारों ओर देखता है, लेकिन कवि को नहीं देख रहा है, क्योंकि एज वेरी कैटल डू, जैसा कि अन्य मवेशी करते हैं। आप देखते हैं बच्चे, कैटल को हिंदी में मवेशी बोलते हैं, जैसा कि मवेशी लोग जो होते हैं बच्चे, जब पानी पीते हैं, जब पानी पी के अपने देखिएगा सर उठाइएगा, चारों ओर देखिएगा, तो जैसे जैसे कि अन्य मवेशी करते हैं, पानी पीने के दौरान अपनी चारों ओर सर को घुमाते हैं, तो उस प्रकार सांप भी कर रहा था, बट वो कवि को नहीं देख रहा था, और ना ही वो कवि से डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि ये इंसान मुझे मारने वाला नहीं है, इसलिए सांप को कवि की उपस्थिति से कोई डर नहीं था। आगे, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नेक, मतलब सिसिली में, सिसिली एक जगह का नाम है, सिसिली में स्नेक के बारे में क्या मान्यता है, क्या प्रिवलिंग है, क्या कहा जाता है, सिसिली में सांप के बारे में क्या कहा जाता है? द बिलीफ इज प्रिवलिंग इन सिसिली, सिसिली अबाउट ए स्नेक, सांप के बारे में सिसिली में यह कहा जाता है दैट की ब्लैक स्नेक, जो काला सांप है, आर इनोसेंट, वो ईमानदार होता है, वो इनोसेंट होता है, उसे नहीं मारना चाहिए, बट लेकिन द गोल्डन इज विनोमियस, जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, है ना, वो अगर आपको काट ले तो आप जिंदा नहीं बच पाएंगे, या फिर जब बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो बट द गोल्डन इज विनोमियस, जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं, सो इसीलिए येलो ब्राउन, जो येलो ब्राउन कलर के सांप होते हैं, जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं, स्नेक शुड बी डाइड, उसे मार देना चाहिए। कवि क्या कहते हैं इस कविता में कि सिसिली में ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा गया है कि जो ब्लैक स्नेक है वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो विनोमियस होते हैं, वो जहरीले होते हैं, इसीलिए जो गोल्डन कलर के सांप होता है उसे मार देना चाहिए, शुड बी डाइड, उसे हम लोग को मार देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिखिए। फिर हम लोग आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन की ओर बच्चे, जो हमने लिया आपके माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, इसके बाद आपके पोएम का पूरा क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट हो जाएगा, और ये सेशन बच्चे आपको पसंद जरूर आएगा। आप इसका एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, आप देखना आपके पेपर में इसी में से क्वेश्चन रहेगा। ये तो पोएम का था बच्चे, इसके बाद हम करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन कॉपी से ही लड़वा देंगे, आप बस अच्छे से नोट बनाइए, खूब अच्छे से याद करिए बच्चे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे तो इसे खूब लाइक करिए, इसको खूब प्यार दें, इस चैनल को आप खूब बढ़ाइए, क्योंकि आपका चैनल है बच्चे, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, आपको प्यार की बहुत आवश्यकता है। अपने दोस्तों में शेयर करें, और यहाँ से बच्चे आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं वही दे रहा हूँ 5 दिन में, जो मेरे बच्चों को अच्छे लाभदायक हो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर, फिर हम लोग आज की सेवा को समाप्त करेंगे बच्चे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चे, आते हैं हम लोग लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अंतिम 2 प्रश्न है, इसके बाद हम लोग पूरे पोएम को क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे, और इसी में से आपके पेपर में पोएम से क्वेश्चन देगा। इसके बाद हम लोग कर लेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन, फिर आपको कर लेंगे प्रोज का क्वेश्चन, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है जिसके पीछे मेहनत है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा अपने एक्सपीरियंस के बेस्ट पर मैंने आपको दिया, आप इसको याद कर लेंगे बढ़िया से। इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन भी रहेगा, आप देख लेना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड, मतलब ये किस चैप्टर का बच्चे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके पोएटेस का नाम है कमला दास, जो कि इंडियन पोएट है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, दादी माँ के मृत्यु के बाद हाउस
कैसा हो गया, घर कैसा हो गया। द हाउस वाज इन बैड कंडीशन, तो कितना सिंपल सा आंसर है, द हाउस वाज इन बैड कंडीशन, जो घर है वो बैड कंडीशन में हो गया, बुरा स्थिति में हो गया। आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, दादी की मृत्यु के बाद, द हाउस विथ ड्रॉ इनटू साइलेंस, वह घर बिल्कुल साइलेंस हो गया, बिल्कुल चुप हो गया, सन्नाटा छा गया उस घर में। एंड ए स्नेक मूव्ड देयर, और जब घर में कोई नहीं बचा तो किताबों के बीच में सांप घूमने लगा। कोई नहीं था घर में तो सांप तो घूमेगा ही। द हाउस वाज इन बैड कंडीशन, जो घर है वो बहुत खराब स्थिति में है। आफ्टर द ग्रैंड मदर डाइड, दादी माँ की मृत्यु के बाद, द हाउस विथ ड्रॉ इनटू साइलेंस, घर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एंड स्नेक मूव्ड देयर, और ऐसा लगा कि अब का जो घर में केवल सांप घूम रहा होगा। वाई वाज द स्पीकर माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो स्पीकर है, जो लेखिका है, प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, उनको अपने दादी माँ के घर पर रहने पर प्राउड फील क्यों हो रहा था, उनको प्राउड फील हो रहा था कि मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैं अपने दादी माँ के घर पर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील, ऐसा क्यों हो रहा था उन्हें। द स्पीकर वाज, देखो सब यहीं से नोट किए, द स्पीकर वाज इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, देखो यहाँ तक सेम है, बिकॉज, क्योंकि सी गॉट अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत सारा प्यार मिला फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ से, इसीलिए उन्होंने अपनी दादी माँ को अपना गुरु माना है। उनकी दादी माँ उनको बहुत सिखाई भी है, टीचिंग भी दी है, तो कहीं ना कहीं अपनी दादी माँ से इतना सीखने के बाद उनको प्राउड फील हो रहा है, कहाँ पर, अपने दादी माँ के घर पर रहने में, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत सारा प्यार मिला, किसके द्वारा, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के द्वारा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हमारा पोएम के सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन बच्चे खत्म हो गए। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने आपको सब कुछ समझा भी दिया बच्चे, आप इसको फटाफट नोट करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 2 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वही कर रहे हैं। आप इतना कर लो, आप करके देखो एक बार, इससे बाहर बच्चे क्वेश्चन नहीं आएगा। और यदि आपको बच्चे वीडियो पसंद आ रहा है, अभी देखो रात के 12:30 बज रहे बच्चे, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सो आप अपना सपोर्ट जरूर करें बच्चे, प्यार दें, खूब लाइक ठोके बच्चे, और बच्चों के अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका चैनल है, इसको खूब ग्रो आपको करवाना है। और मैं यहाँ से आपको वही वीडियो दूंगा जो आपके अभी इस 5-6 दिन में आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप टेंशन ना लें, जो मैं आपको बच्चे दे रहा हूँ आप उसको अच्छे से करके जाइए, निश्चित है आपके पेपर में पक्का रहेगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयार करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। 7 दिन का रिवीजन ही बच्चे सबसे मेन रिवीजन होता है, और यहीं से बच्चे टॉपर निकलते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खूब अच्छे से तैयारी करिए, यहाँ से सहयोग आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।